राम राम भाई, सबको राम राम। आज का अपना टॉपिक है जी, एक टॉपिक तो छोटा सा है, इन्वर्जन, जो कि रिलेटेड है एडवर्ब चैप्टर से। ठीक है, बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है लेकिन हल्का सा रिलेशन है उसका एडवर्ब चैप्टर के साथ। दूसरा अपना टॉपिक है जी, एक थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। ये दो टॉपिक्स आज अपन कवर करेंगे। ठीक, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हम आज पढ़ेंगे, उसके बेस पे इनको सॉल्व करेंगे। आ जाइए, सबसे पहले पढ़ते हैं जी इन्वर्जन को। इन्वर्जन क्या होता है? ठीक, आओ, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, हाँ जी, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, क्या तुमने एक टास्क पूरा कर लिया? तो इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं आपको कहूं कि इस सेंटेंस को तोड़ो, अगर मैं आपको कहूं कि इस सेंटेंस को तोड़िए, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे? सर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हाँ जी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही तोड़ोगे, हाँ कि ना? अब जनरली जो आपने सेंटेंसेस देखे हैं, मैक्सिमम सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। ऐसा ही होता है ना कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जनरली ऐसे स्ट्रक्चर चलता है। लेकिन इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली गई, यानी वर्ब का कुछ हिस्सा सब्जेक्ट से पहले चला गया। और इसी चीज को बोलते हैं जी इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब का सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाना। वर्ब का सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाना। इन्वर्जन क्या होता है जी? इन्वर्जन कह लीजिए, या वर्ब का इन्वर्टेड फॉर्म में यूज हो जाना, वर्ब का उल्टी फॉर्म में यूज हो जाना। उल्टी फॉर्म में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जनरल ट्रेंड क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, है ना? लेकिन अगर वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाए, यानी वर्ब की जो जनरल पोजीशन होती है उसको छोड़कर वो किसी उल्टी जगह पर यूज हो जाए, तो उसी को बोलते हैं जी इन्वर्जन। ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो होता है, ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। ये वाले पे बेस्ड कोई सवाल नहीं आते है, ये भी एक टाइप का इन्वर्जन ही है, ये भी एक टाइप का इन्वर्जन ही, कि भैया सब्जेक्ट वर्ब, मतलब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले चली जाए, इसी को तो इन्वर्जन कहते हैं। है तो ये भी इन्वर्जन ही, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं आते। ठीक है, हमारे जो सवाल मेनली आते हैं वो ऐसे इन्वर्जन पर आते हैं जिसमें वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाए, फिर भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव ना हो। ये जो इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसमें किसी से कुछ पूछा जाता है, इस पर सवाल नहीं आते हैं, सवाल और स्ट्रक्चर्स पर आते हैं। आप एक काम करिए, दो सेंटेंसेस को देखिए जरा, इन दोनों को पढ़ो और मुझे बस इतना बताओ, आपको इनमें से पोएम की लाइन कौन सी लग रही है? ये दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों में से मुझे बताओ कि पोएम, कविता टाइप की लाइन इनमें से कौन सी लग रही है आपको? थैंक यू अमन भाई, थैंक यू। इन दोनों में से पोएम टाइप की लाइन आपको कौन सी लग रही है? ऑन द हिल वॉज स्लीपिंग अ लोनली बॉय, पहाड़ी पर सोया हुआ था एक अकेला लड़का। अ लोनली बॉय वॉज स्लीपिंग ऑन द हिल, एक अकेला लड़का पहाड़ी पर सो रहा था। हाँ जी, सब बच्चों को पता चल गया होगा। सब बच्चों को, अगर 100 बच्चों से पूछूंगा तो 100 में से 99 जवाब देंगे सर फर्स्ट वाली जो लाइन है वो ऐसा लग रहा है किसी कविता की लाइन है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इन्वर्जन बना क्यों? ये इन्वर्जन जो है ना, इन्वर्जन लगने के बेसिकली उत्पत्ति कहाँ से हुई इन्वर्जन की, जैसा बताया जाता है उत्पत्ति हुई इसकी ये कवियों की कारस्तानी से। आपने जब पढ़ा होगा छठी सातवीं आठवीं नौवीं में, एक टाइप का क्वेश्चन आया करता था अपने इंग्लिश में ना, पोएम हुआ करती थी, और फिर उसमें क्वेश्चन आता था इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम में आप देखते थे, अगर अच्छा सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस नंबर 2 के साथ राइम करा तो ए बी राइमिंग स्कीम हो जाती थी। पहला तीसरे के साथ राइम कर रहा, दूसरा चौथे के साथ राइम करा तो ए सी बी डी राइमिंग स्कीम हो जाती थी। कुछ याद आ रहा है? तो होता क्या, ये कवियों ने अपनी तुकबंदी करने के चक्कर में, कि लास्ट में हमारी तुकबंदी सी हो जाए, उस चक्कर में इन्होंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को उथल पुथल कर दिया। क्योंकि उनको तो ग्रामर से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, उन्होंने सब्जेक्ट को लास्ट में लिख दिया, वर्ब शुरू में कर दी। अब पहले तो ये चीज सिर्फ पोएम्स में होती थी, लेकिन ये इतनी लोगों को अच्छी लगने लगी, लोग इसको जर्नल में यूज करने लग गए। जर्नल में यूज करने लग गए, फिर वही बात है,
जब पूरा समाज ही एक गलती करने लग जाएगा तो फिर ग्रामेरियंस को वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। यहां से उत्पत्ति है बेसिकली इन्वर्जन की। ठीक है, यहां से उत्पत्ति है इन्वर्जन की कि इन्वर्जन बना क्यों, कैसे, कहां से आया। आ रही है मेरी बात समझ में? इन्वर्जन आया है बेसिकली पोयम, ये अपने पोएट्स की कारस्तानी से। हालांकि इस बात का चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि इन्वर्जन आखिर बनाया क्यों गया था। ठीक है, बनाया नहीं गया था, ये पोएट से कह लो कि अपनी तुकबंदी के चक्कर में गलती से बन गया था। फिर इसको इतने लोग यूज करने लग गए कि फिर ये चलन में ही आ गया। फिर इसको ग्रामेरियंस ने थोड़ा सा मतलब इसको स्ट्रक्चर में डाल दिया कि कब इन्वर्जन लगाना है, कब नहीं लगाना है, किस केस में लगाना है, उसको थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर कर दिया। और वही अपना टॉपिक है इन्वर्जन, जिसको आज अपन पढ़ेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? आ जाइए, टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन दो तरीके का होता है, पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन। अभी एक बच्चा, आज मेरी पहली क्लास है। पहली क्लास कैसे हो सकती है, यानी बैच लेकर तुमने छोड़ दिया था तभी हो सकती पहली क्लास। तो बच्चे, मैं जो बात आपको कह रहा हूं मुझे नहीं लगता कि ये कोई रॉकेट साइंस है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। आधा कोर्स होने के बाद बीच में से क्लास देखनी शुरू करोगे, कभी समझ में आ सकती? खुद सोच, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं तेरे साथ। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से कोर्स को शुरू कर, सब समझ में आएगा। और साथ में वादा ये भी है कि जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग तेरे को नहीं लेनी पड़ेगी। बस पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़, ठीक है? ऐसे बीच में कमेंट करके ना अपना टाइम खराब करना मेरा और ना पूरे बैच का। ठीक, आइए जरा। हाँ जी, मैंने क्या कहा अभी? मैंने कहा कि इन्वर्जन होता क्या है? इन्वर्जन होता है वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना। जनरली वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज होती है। वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट हो जाए, इसी को इन्वर्जन बोलते हैं। और इन्वर्जन भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है पार्शियल इन्वर्जन, जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाएगी, और एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन, जिसमें वर्ब पूरी सब्जेक्ट से पहले चली जाती। इधर देखो जरा, अगर इस सेंटेंस की बात करूं, हालांकि ये इंटेरोगेटिव है, इस पे सवाल आते नहीं, लेकिन वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो इसको पार्शियल इन्वर्जन कहेंगे कि कंप्लीट इन्वर्जन कहेंगे? इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब गई ना सब्जेक्ट से पहले, तो ये कहलाएगा पार्शियल इन्वर्जन। और इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, ऑन द हिल वॉज स्लीपिंग अ लोनली बॉय, बॉय सब्जेक्ट है ना, और ये वॉज स्लीपिंग ये पूरी की पूरी वर्ब है, हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों ही आगे चली गई, तो ये कहलाता है कंप्लीट इन्वर्जन। सिर्फ हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले जाए तो उसको बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। पूरा मेन वर्ब भी उठ के आगे ही चली जाए तो उसको बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। कब पार्शियल लगता है, कब कंप्लीट लगता है, अभी पढ़ेंगे सब कुछ, टेंशन मत लेना। अभी खाली हेडिंग डाली है मैंने, हेडिंग डाली है, ठीक है? सब स्ट्रक्चर्ड वे में समझ में आएगा, थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे बस, ठीक है? अभी अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो हर जगह पार्शियल ही लगता है, बस सिर्फ एडवर्ब और प्लेस से जब सेंटेंस की शुरुआत होती तभी कंप्लीट लगता है, ठीक है? अभी पढ़ेंगे तो अच्छे से आएगा समझ, और क्लैरिटी आएगी क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। आइए जरा, इन्वर्जन इज यूज्ड विद दीज एडवर्ब्स। इन्वर्जन का यूज किया जाता है इन एडवर्ब्स के साथ, बेसिकली जब इन एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो, ठीक? जब ये एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाती हैं, तब इन्वर्जन का यूज किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हर जगह पार्शियल ही लगता है, सिर्फ जब एडवर्ब और प्लेस की बात होगी तभी कंप्लीट लगेगा, अदरवाइज 99% इन्वर्जन पार्शियल ही होता है, सिर्फ हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आती। क्लियर हुई इतनी बात? सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, नो सूनर, जब सेंटेंसेज में ये वाली एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाती हैं तो इन्वर्जन का यूज किया जाता है। अब मैं आपको पहले तो बताता हूं इन्वर्जन मतलब आंसर क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, और फिर बताता हूं क्यों करना है। ऐसा क्या है, ये वाली एडवर्ब कौन सी, हमारी मौसी की लड़की है कि हमारी बुआ का लड़का है, कि इसको इतनी वो दूं मैं कि अच्छा तू पहले आ गया, ले वर्ब पकड़। कुछ तो बात होती होगी, कोई तो रीजन होगा, कुछ तो लॉजिक होगा ना, कि अगर ये वाले शब्द सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चली जाती, कोई लॉजिक होगा। वो लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं कि इसको सही कैसे करते हैं, एरर क्या है, देखना जरा। सेल्डम आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, सेल्डम आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैं इस सेंटेंस को आपको तोड़ने को बोलूं तो सबको पता चल जाएगा कि सेल्डम एक एडवर्ब होती है, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब है, और गर्ल उसका ऑब्जेक्ट है। अरे हाँ कि ना, हर बच्चे को ये तो पता है।
और पार्शियल इन्वर्जन में क्या बताया मैंने, हेल्पिंग वर्ब उठकर सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके अंदर हैव है, यानी ये जो हैव यहां पर लिखा हुआ है ये उठकर यहां चला जाएगा और ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर हुई इतनी बात। ऐसी अगर इस सेंटेंस की बात करूं तो इसमें क्या है, हार्डली ही गोज टू स्कूल सो हिज फादर ऑफन स्कोल्ड्स हिम। ना के बराबर जाता है वो स्कूल, ना के बराबर ही जाता है वो स्कूल, इसलिए उसके पिताजी उसे डांटते हैं। हाँ कि नहीं। अब यहां पे जो लिखा हुआ है, यहां पे तो मेन वर्ब लिखा हुआ है, यहां तो देखो हेल्पिंग और मेन वर्ब अलग अलग थी, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब उठा के यहां रख दी। ठीक। अब इस बार तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इस बार तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी टेंस चैप्टर याद है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की पहली फॉर्म है ना, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है। ही के लिए क्या आएगा, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, डू आएगा कि डज आएगा, डज आएगा। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा हार्डली डज और गोज काट के गो भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डू डज आने के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ये बातें मैंने आपको बेसिक्स में बताई थी। अच्छा जी, नो सूनर द थीफ सॉ द पुलिसमैन देन ही स्टार्टेड रनिंग। चोर ने पुलिस वाले को, बेसिकली चोर ने पुलिस वाले को देखा ही था कि जब उसने भागना शुरू कर दिया, ऐसा मतलब होता है इस सेंटेंस का। नो सूनर मतलब ये वाला काम शुरू हो गया, ये काम होते ही, ऐसा कुछ इस सेंटेंस का मतलब होता है। अब नो सूनर में भी एडवर्ब है तो इन्वर्जन लगाना है, इन्वर्जन लगाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले जानी पड़ेगी, लेकिन ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं हुई, फिर से वही लॉजिक लगाएंगे। सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, इसलिए हम यहां पे क्या लिख देंगे, नो सूनर डिड द थीफ सी कर देंगे यहां पर। बोलो, समझ में आई बात। ये तो हुआ एरर क्या है कैसे करना है ना, ये तो हुआ एरर क्या है कैसे करना है। ठीक। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली ये हो क्यों रहा है, क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों ऐसे हेल्पिंग वर्ब को कुदाते घूम रहे हैं। कुछ तो लॉजिक होगा। ये अभी तक जो मैंने इसको पढ़ा है वो ऐसे पढ़ा है जैसे सब जगह पढ़ते हो आप। ठीक है। अच्छा, ये रूल है बेटा, ये वर्ब मतलब ये वाला वर्ड अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो ऐसा करना है, ये तो रूल हुआ। अब इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करना। देखो, मुझे एक बात बताओ, इसी सेंटेंस को बढ़िया क्लैरिटी से समझ में आएगा, इसके पीछे का लॉजिक आपको देने की कोशिश करता हूं, जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है शाहिद भाई, बहुत बढ़िया, मेरे को क्लासेस बहुत अच्छी लगी, सारे क्वेश्चन बन गए, उसको देख के मेरे दोस्त ने बैच ले ली, बहुत अच्छा बच्चे, ठीक है, थैंक यू। वे कमेंट करना बंद कर दे प्लीज। ठीक है, आ जाओ। टॉपिक बहुत अच्छा है बावलो, बहुत अच्छा टॉपिक है, मानो मेरी बात, सच में बहुत अच्छा टॉपिक है। आओ जरा इधर आओ। एक तो ये सेंटेंस है, ठीक है, मैं इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, आई हैव सेल्डम सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, मान लो मैं ये लिख दूं, तो क्या ये सेंटेंस गलत है, क्या ये सेंटेंस गलत है क्या। और ऐसी अगर इसके अंदर ये जो फर्स्ट वाला क्लॉज है इसको मैं ऐसे लिख दूं, ही हार्डली गोज टू स्कूल, अगर ऐसा लिख दूं तो गलत है क्या। अगर मैं ऐसे लिख दूं इन दोनों सेंटेंसेस को तो ये गलत है क्या। हाँ जी, अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को ऐसे लिख दूं तो क्या ये गलत हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, है ना। लेकिन फिर वैसे क्यों लिखते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया कि वैसे क्यों लिखते हैं तो साथ के साथ ही ये समझ में आ जाएगा कि ये हैव आगे क्यों जा रहा है। मैंने आपको पहले भी एक बार ये बात बोली थी, अगर आप ये जान लो, अगर आप ये जान लो कि ये रूल क्यों बना है तो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। अब जरा समझने की कोशिश करना, जब आप ये लिखते हो आई हैव सेल्डम सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने ना के बराबर ही देखी इतनी सुंदर लड़की, ही हार्डली गोज टू स्कूल, वह ना के बराबर स्कूल जाता है। ठीक है, ये हुए नॉर्मल सेंटेंसेस। वो कब यूज करने पड़ेंगे, क्यों यूज करने पड़ेंगे, ध्यान से समझना। जब आपको सारा स्ट्रेस इस एडवर्ब के ऊपर डालना हो,
जब आपको सारा स्ट्रेस इस एडवर्ब के ऊपर डालना हो तब आप इसको शुरू में लिख देते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि एक तो मैं नॉर्मली किसी बच्चे के बारे में बताऊं कि वो ना के बराबर स्कूल जाता है, तब तो मैंने ये सेंटेंस यूज कर लिया, ही हार्डली गोज टू स्कूल। दूसरा सिचुएशन इमेजिन करो, एक बच्चा है, उसको उसके पिताजी मतलब धे बाल्टे हैं, उसको रोड पे लिटा रखा है। पड़ोसी आ रहे हैं, अरे भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों मार रहे हो इसको? अरे भाई साहब, ना के बराबर जाता है ये स्कूल। हम यहां से बस्ता टांग के निकलता था, हम सोचते थे स्कूल जाता, आज स्कूल गया हूं तो पता चला 20% भी अटेंडेंस नहीं है इसकी। ना के बराबर जाता है ये स्कूल। अब वो एम्फेटिकली बताना चाहते हैं, वो सारा स्ट्रेस इस बात पर देना चाहते हैं कि ना के बराबर स्कूल जाता है। सारी बात समझ में? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार्डली को सेंटेंस के शुरू में लगा लिया। हार्डली को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, ठीक है। अब हार्डली को जैसे ही उन्होंने शुरू में लगाया, अब आप खुद जो मैंने सेंटेंस बोला हिंदी तक में इन्वर्जन हो गया। ना के बराबर जाता है वो स्कूल, क्योंकि एडवर्ब का लेना देना है वर्ब से। जैसी एडवर्ब शुरू में जाएगी तो उसके साथ वर्ब का अंश डालना पड़ेगा आपको। ना के बराबर जाता है वो स्कूल, ना के बराबर ही देखी है मैंने इतनी सुंदर लड़की। आई मेरी बात समझ? तो अगर मैं कहूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इन शब्दों से जब शुरुआत होती है, इन सब शब्दों से जब शुरुआत होती है तो आखिर इन्वर्जन क्यों लग जाता है? ये सारे के सारे एडवर्ब हैं। अगर इनको शुरुआत में लेके जा रहे हो तो इसका मतलब है कि इन पे स्ट्रेस डालना है ना। और जब आप इन पे स्ट्रेस डालने के लिए इनको शुरू में लिखते हो, क्योंकि एडवर्ब है, एडवर्ब का लेना देना वर्ब से है, तो वर्ब को इनके पास लिखना पड़ता है। हिंदी तक में इन्वर्जन हो जाता है अगर आप एडवर्ब शुरू में ले जाओ तो। और वही लॉजिक यहां पर है, क्योंकि इन शब्दों का काम है स्ट्रेस डालना। आई मेरी बात समझ में? ये नॉर्मल सेंटेंस है, वह ना के बराबर स्कूल जाता है। और अगर आपको स्ट्रेस डालना था ना के बराबर पे, सारा ना के बराबर जाता है वो स्कूल, ना ना के बराबर ही देखी है मैंने इतनी सुंदर लड़की। जैसे ही आप एडवर्ब को शुरू में लेके जाओगे, जैसे ही आप एडवर्ब को शुरू में लेके जाओगे तो आपको वर्ब उसके पास पहुंचानी पड़ेगी। बोलो जी, समझ में आ गया? चलो इसको देखिए जरा। ठीक है विश्वजीत भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच। आ जाओ। अगर सेंटेंस की शुरुआत इन शब्दों के साथ हो रही हो, और ऐसा नहीं है कि उनको याद करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप देखो सारे एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी हैं। आप देखो सारे एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी हैं, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, है ना। ज्यादातर इनमें से एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है। बस एक नो सूनर आपको अलग से याद करना पड़ रहा, बाकी तो एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है। हाँ के ना? एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है। इन पे आ जाओ। अगर सेंटेंस की शुरुआत ओनली प्लस टाइम या ओनली प्लस एडवर्ब मैनर से हो रही हो, ओनली प्लस टाइम या एडवर्ब मैनर से हो रही हो, तो इन्वर्जन का यूज किया जाएगा। जैसे कि कुछ शब्दों के इसने एग्जांपल दिए, ओनली यस्टरडे, ओनली प्लस टाइम, ओनली देन, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, ओनली आफ्टर अ मंथ, ओनली, दो बार टाइप हो गया, ओनली आफ्टर ईयर, ओनली दिस वे, ओनली बाय वर्किंग हार्ड। ये वाले दोनों ओनली प्लस एडवर्ब मैनर है। लास्ट वाले बाकी सब ओनली प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। हाँ कि ना? और फिर से वही बात, क्यों लग रहा है इन्वर्जन, कैसे लग रहा है? पहले तो एक बार आंसर कर दें, पहले एक बार आंसर कर देते हैं अपन। हमने देखा कि ओनली के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर का स्ट्रक्चर बन गया, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, तो इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन लगेगा तो हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी। यानी ये जो आपको दिख रहा है ही हैज गॉट, इसको हैज ही गॉट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ऐसी ओनली यस्टरडे में ये वॉन तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो फिर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है जी डिड, और यहां पे विन भी करना पड़ेगा क्योंकि डू डज डिड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ओनली विद दिस मेथड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैन मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, ये उठ के भैया आगे चला जाएगा। ये तो हो गया आंसर, ये तो हो गया भैया आंसर। ठीक है, अब मैं आपको इसके पीछे का फिर से लॉजिक देने की कोशिश करता हूं, ठीक, कि आखिर कर क्यों रहे हैं, ये क्या कारण है, समझने की कोशिश करना। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, यहां से शुरू होता
ही हैज गॉट द सक्सेस इन हिज लाइफ, ही हैज गॉट द सक्सेस इन हिज लाइफ, उसको सक्सेस मिल गई उसकी जिंदगी में। ऐसे ही सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता, हिज फादर वॉन अ लॉटरी, सही हो जाता। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर ये सेंटेंसेस इतने ही होते तो ये एकदम सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। सिर्फ वो आने की वजह से ये वर्ब आगे जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है देखो जरा। जैसे ही आप वो स्ट्रक्चर बोलोगे, ध्यान से देखना, सिर्फ मेहनत करके, सिर्फ मेहनत करके मिली है उसको सक्सेस। कल ही तो, ओनली यस्टरडे, अरे कल ही तो जीती है उसके पिताजी ने लॉटरी। ओनली दिस वे, सिर्फ इस तरीके से, सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व कर सकता है तो ये क्वेश्चंस। जैसे ही आप उन स्ट्रक्चर्स को शुरू में बोल रहे हो, वर्ब उसके पास हिंदी तक में चली गई। क्यों? क्योंकि वो सारे एडवर्ब हैं। ये ओनली प्लस एडवर्ब मैनर बना रहा है, फ्रेज है ना। अगर देखोगे तो ओनली बाय वर्किंग हार्ड, बाय प्रीपोजिशन है, वर्किंग जेरेंड है, हार्ड एडवर्ब है, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बना रहा है? एडवर्ब मैनर बना रहा है, ऐसी एडवर्ब ऑफ टाइम बना रहा है। समझना मेरी बात फिर से। देखो क्यों यूज करते हैं, आखिर यूज ही क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ रही है, स्ट्रेस डालना है, समझना। एक तो किसी ने पूछा, प्यार से सुनो, देखो इस सेंटेंस से आपको समझाता हूं। किसी ने पूछा उसके पिताजी ने लॉटरी, मतलब नॉर्मली आपको बताना, मान लो कि उसके पिताजी ने कल एक लॉटरी जीती, ठीक है। ओए सुन राहुल, हिज फादर वॉन अ लॉटरी यस्टरडे, हिज फादर वॉन अ लॉटरी यस्टरडे, उसके पिताजी ने कल एक लॉटरी जीती, नॉर्मली ये बता दिया, ठीक है। दूसरा सिचुएशन इमेजिन करो, लड़का आया भागा, अरे मैंने सुना राहुल के पापा ने लॉटरी जीती है, राहुल के, अरे कब जीती भाई, कब जीती? अरे कल ही तो, कल ही तो जीती उसके पापा ने लॉटरी, बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ, कल ही तो जीती। अगर आपको टाइम पे पूरा स्ट्रेस डालना है तो आपको उसको शुरू में लिखना पड़ गया, और शुरू में लिखना पड़ गया तो वर्ब उसके पास डालनी पड़ गई। ऐसे इसको समझो जरा। अगर नॉर्मली, अच्छा उसको सक्सेस मिल गई है उसकी जिंदगी में, ही हैज गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ, हाँ कि ही हैज गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ, नॉर्मली लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर नॉर्मली आपको बताना है कि उसको सक्सेस कैसे मिली जिंदगी में, तो ही हैज गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ बाय वर्किंग हार्ड। नॉर्मल आप ऐसे लिख सकते हो सीधा, गलत नहीं है वो। ये कब यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, समझना। अब मान लो आप कॉलेज के दोस्त हो 3-4, ठीक है, आपकी बीटेक पूरी हो गई, नौकरी लग नहीं रही भैया, ठीक। तो एक कह रहा है यार हम तो 6,000 की नौकरी को तरस रहे हैं भाई, मजे तो उनके हैं जिनके पापा के बिजनेस होते हैं। दूसरा बंदा कह रहा है अरे याद है वो अपनी क्लास में राहुल हुआ करता था भाई, वो तो बैठ गया होगा अपने पापा के गल्ले पे, मस्त मौज काट रहा है। हाँ यार ये देख इंस्टा डीपी वगैरह, ये देख भाई मस्त खूब नोट ही नोट उड़ा रहा, देख कैसे कैसे कैफे में जा रहा, कौन सी गाड़ी चला रहा, भाई मौज है इसकी तो, इसको तो फ्री फंड में सक्सेस मिल गई। तुम ये सारी बातें सुन रहे हो और तुम उस लड़के को जानते हो जिसकी बात हो रही है, ठीक है, राहुल की। तुम्हें पता है, तुम्हें बहुत बढ़िया से पता है कि उसके पिताजी का एक रेस्टोरेंट था छोटा सा, ठीक है। उसने बेसिकली, उसने मेहनत करके, उसने अपने आइडियाज इंप्लीमेंट करके, अलग अलग और ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करके, उसने उस बिजनेस को इतना एक्सपैंड किया है कि आज उनके पूरे देश में 25 रेस्टोरेंट है। हाँ, उसके पिताजी के बिजनेस की शुरुआत से उसको हेल्प मिली होगी, लेकिन अब ये 25 जगह पे बिजनेस हो जाना, बहुत बड़ा टर्नओवर हो जाना, तो ये तो उसका हार्डवर्क हुआ ना। अब वो सब बोली जा रहे हैं कि भैया फ्री फंड में सक्सेस मिल गई, फ्री फंड में सक्सेस मिल गई। तुम कह रहे हो भाई सुन देख, मैं उसको जानता हूं, फ्री फंड में कोई ना मिली उसको सक्सेस, दिन रात एक किया उसने, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, सिर्फ मेहनत करके मिली है उसको सक्सेस, कोई फ्री में नहीं मिली। तब आप ये सेंटेंस यूज करोगे। अब कुछ कुछ दिमाग की बत्ती जलने लगी होगी, अब कुछ कुछ दिमाग की बत्ती जलने लगी होगी, ठीक है। अब ऐसे ही नॉर्मली आप किसी को बताना चाहो, बता दो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद दिस मेथड, तुम सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन के इस मेथड के साथ, कर सकते हो। अब दूसरा सिचुएशन, लगा हुआ है भाई, लगा हुआ है सॉल्व करने के लिए, और तुमने पहले ही बताया था कि ये वाला मेथड यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। नहीं नहीं, अरे सर मैं करके दिखाऊंगा, अरे सर मैं करके दिखाऊंगा, लगा हुआ भैया, 2 घंटे हो गए। तुम कह रहे हो भाई देख टाइम खराब मत कर, मान जा, सिर्फ इस मेथड से सॉल्व कर सकता तो ये क्वेश्चन, और कोई मेथड नहीं है, ज्यादा आर्य भट्ट मत बन। सारी बात समझ। जब ऐसे सिचुएशन आएगी तब ये सेंटेंसेस यूज करेंगे अपन। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि इन्वर्जन क्या होता है और क्यों लगाते हैं।
ठीक है, क्यों, मतलब ये तो हर जगह ही मिलेगा, ये रूल और ये ऐसे कर देना, ये हेल्पिंग और भाग्य ले जाना, ये तो हर जगह ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्यों लगाते हैं, थोड़ा सा समझ में, मतलब कम जगह पे बताया जाता है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ऐसे ही एट नो टाइम अंडर नो सरकमस्टांसिस, जैसे होता ना एडवर्ब ऑफ कंडीशन, ठीक, जो किसी काम के होने का बेसिकली शर्त रखे, वैसे वाले भी एडवर्ब के अंडर में आते हैं। एट नो टाइम अंडर नो सर्कमस्टांसिस इन नो वे ऑन नो अकाउंट ऑन नो कंडीशन, किसी सर्कमस्टांसिस में नहीं, किसी तरीके से नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, किसी कंडीशन पे नहीं, है ना। एडवर्ब ऑफ नेगेशन से याद कर लो या एडवर्ब ऑफ कंडीशन से याद कर लो। अंडर नो सर्कमस्टांसिस, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं तेरा ऑफर, किसी भी परिस्थिति में एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं तेरा ऑफर। हिंदी तक में इन्वर्जन हो जाएगा इसको शुरू में लिखने से। अब आपको समझ में आने लग गई होंगी बातें। किसी समय पर कोई ऐसा क्षण नहीं था, किसी भी समय पर अवेयर नहीं था प्रेसिडेंट या अवेयर नहीं थे प्रेसिडेंट इन सब गतिविधियों के बारे में। अब इस वाले सेंटेंस में अगर आप देख पा रहे हो तो वॉज आपकी लिंकिंग वर्ब है और अवेयर एडजेक्टिव है। वॉज आपकी लिंकिंग वर्ब और अवेयर एडजेक्टिव है ना। तो इस केस में आपको इसी को उठा के आगे रखना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि लिंकिंग वर्ब के केस में भी डू डज डिड लगा दो यहाँ पे, है ना। लिंक डू डज डिड एक्शन को रिप्रेजेंट करती है और लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, इसलिए लिंकिंग वर्ब के केस में इसी को पूरे को उठा के आगे रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी, इस पे आ जाइए। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे क्या हो गया आज, तुम इतने सारे कमेंट तुम सबको बोला है क्या किसी ने, जा जाके उसकी तारीफ करके आओ। हैं, तुम तो आज ऐसे लग रहा है जैसे पेड पेड सेना भेजी है किसी ने। हैं, इतने लोग एक ही क्लास में तारीफ करने आ रहे हैं। आज एहसास हुआ है क्या तुम्हें एकदम से अचानक से कि ये बढ़िया पढ़ा रहा है? पिछले इतने दिनों से तो एहसास नहीं हो रहा था। चलो आ जाओ। अगर सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो जाए, अगर सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो जाए, जैसे ऑन द हिल, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, along the northern southern frontier, 10 miles beyond the school, under the tree, on the bed, nowhere else, away, here, there, अगर ये वाले शब्द, अगर सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो जाए, अगर सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो जाए तो उस केस में आपको कंप्लीट इन्वर्जन लगाना होगा। उस केस में आपको कंप्लीट इन्वर्जन लगाना होगा। देखिए जरा, हाँ जी, देखो जरा इन सेंटेंसेस को। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब क्या है? मेन वर्ब भी उठ के पहले चली जाएगी, बाकी सब जगह पार्शियली लगेगा, बाकी सब जगह पार्शियल लगेगा। सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस से जब सेंटेंस की शुरुआत हो जाए, सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस से जब सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो उस केस में आपको कंप्लीट इन्वर्जन लगाना है। एक बार आप सोचो अपने आप क्या होगा, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, राउंड द कॉर्नर राहुल वेंट। ठीक है, जैसे अपन बोलता ना, कहा अरे कॉर्नर तक ही गया बस। राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर गया है राहुल। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एडवर्ब वो प्लेस है, तो इसमें ऐसे मत कर देना डिड राहुल को, इसमें पूरी मेन वर्ब ही उठकर आगे चली जाती। एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर कंप्लीट इन्वर्जन लगाना होता। तो ये कह सकते हो कि एक याद ही करने की बात है भाई कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री एन ओल्ड मैन वॉज स्लीपिंग। अभी आज ही देखा अपन ने ऐसा सेंटेंस, है ना। अंडर द ट्री वॉज स्लीपिंग एन ओल्ड मैन। क्लियर होगी इतनी बात? अब ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये आपने खूब पहले भी यूज किए हुए हैं, पहले बस ध्यान नहीं दिया होगा। मान लो आप मैच देख रहे हो और कोहली आउट हो जाए, तो क्या बोलते हो? लो भाई ये गया कोहली, ये गया कोहली, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। हियर गोज कोहली,
लो ये गया कोहली, ये आ गया अमित, हेयर कम्स अमित, लो जी आ गया अमित। ये वाले सेंटेंसेस आपने पहले खूब यूज कर रखे हैं, बस आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आपने पहले कभी बस ध्यान नहीं दिया होगा। क्लियर हुई इतनी बात? बस ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एडवर्ब और प्लेस के अंदर एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है। अगर इस केस में सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो इन्वर्जन का यूज नहीं करना। सब बाकी एडवर्ब पे नहीं, सिर्फ एडवर्ब और प्लेस के लिए बोली जा रही है बात, सिर्फ एडवर्ब और प्लेस के लिए बोली जा रही है बात। ये एडवर्ब और प्लेस के केस में अगर सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो इन्वर्जन मत लगाना। जैसे ये वाला जो सेंटेंस है, अवे गो शी लाइक अ शाइनिंग स्टार, दूर चली गई वो, दूर चली गई वो चमकते हुए तारे की तरह, है ना। जब जब आपका सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, जब सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो उसमें आपको इन्वर्जन नहीं लगाना है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में स्टार मार्क करके मैं साइड पे लिख देता हूं, एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में अगर सब्जेक्ट का काम, एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में अगर सब्जेक्ट बनने का काम एक प्रोनाउन कर रहा हो तो कोई इन्वर्जन नहीं लगाना है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। और जैसे अपनी डील हुई थी, 95% चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ाया जाएगा, 5% याद करनी पड़ेंगी भाई, ये उन 5% में से है। बियॉन्ड द टॉल बिल्डिंग, उन लंबी बिल्डिंगों के उस पार, उन लंबी बिल्डिंगों के उस पार स्थित है एक सुंदर सा शहर। उन लंबी बिल्डिंगों के उस पार स्थित है एक सुंदर सा शहर। अब आप देख पा रहे हो, इस पे मैं आपको ये वाले सेंटेंसेस सिखाना चाहता हूं कि एरर एक और तरीके से बनता है। इन्वर्जन का तो एरर बनता ही है, यही सेम चीज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एरर कैसे बनता है, देखो अब आपको ये पता चल गया, ये बियॉन्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये बिल्डिंग्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, टॉल एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब और प्लेस से शुरुआत हो गई, इस वजह से इन्वर्जन लगा हुआ है, और उस वजह से ये सब्जेक्ट आपका वर्ब से बाद में लिखा हो, यानी वर्ब ये और सब्जेक्ट ये। और वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार, बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी कि सिटी के अनुसार वर्ब आएगी? बिल्डिंग्स के अनुसार वर्ब आएगी कि सिटी के अनुसार वर्ब आएगी? हाँ जी, बिल्डिंग्स के अनुसार वर्ब आएगी कि सिटी के अनुसार वर्ब आएगी? ऑब्वियसली सिटी के अनुसार वर्ब आएगी, हाँ कि ना। सिटी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी यहां पे वर लोकेटेड नहीं वॉज लोकेटेड आएगा। तो इन्वर्जन चैप्टर पे दो तरीके से एरर पूछा जा सकता है, एक तो नॉर्मल इन्वर्जन का ही एरर बना ले, है ना। और इन्वर्जन में विचित्र बात क्या हो रही है, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, और जिन बच्चों को ये बात पता नहीं होती कि अच्छा असली सब्जेक्ट इसमें तो ये है, उनसे फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर भी सवाल बना लेते हैं, है ना। तो इन्वर्जन पे दो टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं, एक तो नॉर्मल इन्वर्जन बेस्ड बना लो, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, ऐसा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल भी बनाया जा सकता है। क्लियर होगी इतनी बात? फिर से देख लीजिए बच्चे, बाकी जितने भी हैं, बाकी जितने भी हैं सब में पार्शियल इन्वर्जन लगता है। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसमें कंप्लीट इन्वर्जन लगेगा। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब है कि मेन वर्ब भी उठ के आगे चली जाएगी। यहां पे डिड गो मत कर देना, एडवर्ब ऑफ प्लेस में मेन वर्ब ही उठ के आगे चली जाती है। दूसरी बात, सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए बात, हर जगह नहीं। एडवर्ब ऑफ प्लेस में अगर सब्जेक्ट बनने का काम एक प्रोनाउन करे तो कोई इन्वर्जन मत लगाना। नेक्स्ट पर आ जाइए। अगर सेंटेंस की शुरुआत में सो प्लस एडवर्ब मैनर दिया हो तब भी इन्वर्जन का यूज होता है। इतना तेज भागा था वो कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया। इतना रूडली बिहेव करती है वो कि कोई उससे बात नहीं करता। अगर आप शुरू में काइंड ऑफ, वही तो एडवर्ब मैनर ही तो है, डिग्री प्लस एडवर्ब मैनर ही तो है ये। तो अगर आप एडवर्ब से शुरुआत करोगे तो वर्ब पास ले जानी पड़ रही है, तो सो फास्ट डिड ही रन करना पड़ेगा। ऐसी सो रूडली डज शी बिहेव करना पड़ेगा। बोलो जी, समझ में आया? टू सच एन एक्सटेंट, टू सच लेंथ, टू सच अ पार्ट, टू सच अ डिग्री, टू सच अ लेवल, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री टाइप के स्ट्रक्चर है। ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री टाइप के स्ट्रक्चर है। जब इनसे सेंटेंस की शुरुआत हो, एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा, सर जब भी एडवर्ब शुरू में आए हर बार इन्वर्जन लगा देना है क्या?
नहीं बच्चे, अगर ऐसी बात होती तो इतना बड़ा टॉपिक पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़ती, 5 ही मिनट में टॉपिक खत्म हो जाता। अगर ऐसी बात होती तो फिर तो 5 ही मिनट में टॉपिक खत्म हो जाता ना। एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो तो इन्वर्जन लगा लिया करो। आपको यह भी देखना पड़ता है क्या वो एडवर्ब ऐसी है कि जानबूझ के शुरू में लगाई गई है जिससे स्ट्रेस बने और जिससे वर्ब पास आए। इसीलिए तो ये इतने सारे रूल एक एक में आपको बता रहा हूं। इसीलिए तो एक एक में आपको बता रहा हूं। ये जितने मैंने आपको बताया, देखो कोशिश साथ में ये भी करिए कि वर्ड आपके दिमाग में डालूं। जैसे मैंने ये कहा कि एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है ना। फिर मैंने आपको यहां पे बताया कि ये ओनली के साथ या तो टाइम वाला या एडवर्ब मैनर वाला बन रहा है। फिर ये अपने कंडीशन वाले आए। फिर ये एडवर्ब प्लेस वाले आए। ऐसे ही आपको इसमें देखा आपने कि सो प्लस एडवर्ब मैनर वाले आए। ऐसे ही आप इसमें देखोगे एडवर्ब डिग्री वाले हैं। ये बार बार बोल के क्यों बता रहा हूं मैं, ताकि आप इन शब्दों को याद कर पाओ, आसानी से आपको याद हो जाएं। 2 बार स्लाइड नजर के आगे से निकाल लोगे तो याद हो जाए। अब फिर से आपको बताता हूं। टू सच एन एक्सटेंट, मेरी बात समझना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ही हैज स्टडीड ग्रामर दैट ही हैज स्टडीड ग्रामर, नॉर्मली अगर मैं कहना चाहूं, ही हैज स्टडीड ग्रामर टू सच एन एक्सटेंट दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ योर्स। क्या ये गलत है? नहीं गलत, एकदम सही है, चलेगा चलेगा। फिर ये कब यूज करेंगे? जब इंटेंसिटी बढ़ानी है। इस लेवल तक इस लेवल तक पढ़ रखी है उसने ग्रामर कि वो तेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। इस हद तक इरिटेट कर दिया था उसने मुझे। इस हद तक इरिटेट कर दिया था उसने मुझे। ना सिर्फ लिखती है वो बढ़िया, बल्कि पढ़ती भी। आ रही बात समझ में? तो ये वाले जो शब्द हैं भैया, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एडवर्ब डिग्री वाले हैं, है ना। और ये शुरू में क्यों यूज करें? आपका सारा ध्यान आप इस पे लगाना चाहते थे। आप सारा का सारा फोकस इस पर डालना चाहते थे, और इस पे फोकस डालना चाहते हो तो इसको शुरू में लिख दिया। और ये एडवर्ब है तो इसके साथ आपको वर्ब भेजनी पड़ेगी। यानी यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? टू सच एन एक्सटेंट हैज ही स्टडीड, टू सच है डिग्री डिड ही इरिटेट। ऐसे ओनली, नॉट ओनली कैन शी राइट वेल। बोलो जी, समझ में आ गया? नेक्स्ट पर आ जाइए। इसके साथ वो एडवर्ब वाला इन्वर्जन होता है खत्म, कि एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत तो इन्वर्जन लगाना है, वो टॉपिक खत्म होता है। एक छोटी सी जगह और है जहां पे इन्वर्जन लगता है, इसको बोलते हैं एडिशन टू स्टेटमेंट। एक और जगह होती है जहां पे इन्वर्जन लगता है, इसको बोलते हैं एडिशन टू स्टेटमेंट। एडिशन टू स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आपने एक स्टेटमेंट बोली और वही स्टेटमेंट आपको किसी और के लिए दोहरानी है, तो पूरी स्टेटमेंट दोबारा लिख के ऐसे स्ट्रक्चर यूज कर लेते हो आप। समझने की कोशिश करना। जैसे आपने लिखा कुणाल डिड नॉट अटेंड द सेमिनार, कुणाल ने सेमिनार अटेंड नहीं किया। इसके बाद एक तो दोबारा लिख दें आई डिड नॉट अटेंड द सेमिनार। कुणाल ने सेमिनार अटेंड नहीं किया, और एक तो फुल स्टॉप लगा के दोबारा लिख दें कि आई डिड नॉट अटेंड द सेमिनार। या कुछ ऐसा शॉर्ट स्ट्रक्चर यूज करें कि पूरा ये स्ट्रक्चर दोबारा ना यूज करना पड़े। ऐसी महेश हैज कंप्लीटेड द टास्क, या तो रोहन के लिए दोबारा लिखें रोहन हैज कंप्लीटेड द टास्क, या कुछ ऐसा शॉर्ट सा स्ट्रक्चर लिख दें जिससे सेंटेंस दोबारा ना लिखना पड़े। इसी को बोलते हैं एडिशन टू स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपका है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उसको रिपीट, पूरा सेंटेंस रिपीट होने से बचाने का कंसाइज छोटा स्ट्रक्चर क्या है? सो प्लस हेल्पिंग और प्लस में नया सब्जेक्ट। और नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या है? नीदर या नॉर प्लस में हेल्पिंग और प्लस में सब्जेक्ट। 1 मिनट के लिए ट्राई आप अपने आप करो कि अच्छा ये लिख सकते हैं, फिर मैं बताता हूं। करना ट्राई। एक ही बच्चा पूछ रहा है मेरा ये चैप्टर खत्म हो गया, इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करूं? बच्चे जितने चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, उस चैप्टर खत्म होने के बाद उनकी प्रैक्टिस क्लास मिल तो रही है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन चैप्टर पे बेस्ड साथ साथ भी करा रहा हूं, है ना।
थोड़े साथ कराता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो, है तो वो भी क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा एक डेडिकेटेड क्लास अलग से, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बुक और लेनी है, ना कोई पीडीएफ लेनी है, ना कोई और वीडियो देखनी है, सब आपके बैच से ही करना है। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर की प्रैक्टिस क्लास आपको प्रोवाइड करी गई है, उसके नीचे शीट है, चाहो तो वीडियो प्ले करके पॉज बटन दबा दबा के कर लो, चाहे पहले शीट से सॉल्व कर लो फिर वीडियो देख लो, जैसे आपको सुविधा हो। हाँ जी। कुणाल डिड नॉट अटेंड द सेमिनार। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, यानी क्या लिखना पड़ेगा आपको। अब यही बात आपको आई के लिए लिखनी है ना, तो आप यहां पे लिखोगे नीदर या नॉर, दोनों में से कोई भी लगा लो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, नीदर लगा लो या नॉर लगा लो। हेल्पिंग वर्ब वही जो उसमें यूज हुई है, डिड यूज हुई है, नीदर डिड आई। समझ आ गया। महेश हैज कंप्लीटेड द टास्क। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये बात आपको रोहन के लिए लिखनी है, तो आप क्या लिख दोगे, सो हेल्पिंग और वही जो पहले यूज हो रही थी, मतलब टेंस वही रखना है, सो हैज रोहन। अब ये भी तो इन्वर्जन ही है ना, इसको इन्वर्जन के साथ क्यों पढ़ा रहा हूं, इन्वर्जन ही तो है ये, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आ रही है ना। बस ये उस टाइप का नहीं है जो अभी तक अपन ने पढ़े थे कि एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आए तो इन्वर्जन लगाना, ये मतलब टाइप अलग है लेकिन है तो इन्वर्जन ही। रागिनी हैज नेवर विजिटेड मनाली, रागिनी कभी मनाली नहीं गई और उसका हस्बैंड भी नहीं गया, तो क्या लिखोगे, वैसे वही नीदर या नॉर लगाओगे, नीदर या नॉर लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब वही लगा दोगे, नोर हैज हर हस्बैंड। क्लियर हो गया। मुकेश विल टेक पार्ट इन द कंपटीशन। अब फिर से यही वाली बात आई के लिए कहनी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मुकेश विल टेक पार्ट इन द कंपटीशन, क्या लिख दोगे, सो हेल्पिंग वर्ब वही, सो विल आई। बोलो जी, क्लियर हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं थी। चलो अब इस टॉपिक पे आए प्रीवियस ईयर सवाल आप सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका थोड़ा सा मोराल बूस्ट हो जाए। ठीक, ये इन्वर्जन टॉपिक पर आए हुए प्रीवियस ईयर सवाल हैं, करिए इनको जरा। हाँ जी, करें शुरू। हार्डली ही लाइक्स टू हियर माई नेम आफ्टर द रेफ्ट विच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी। ना के बराबर ही, ना के बराबर ही सुनना पसंद करता है वो मेरा नाम, ना के बराबर ही सुनना पसंद करता है वो मेरा नाम जब से वो लड़ाई हुई है उसके और मेरे बीच में। अब हार्डली से आपको पता चल गया इन्वर्जन लगना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हार्डली डज ही लाइक, हार्डली डज ही लाइक। ठीक है, अच्छा जी, इतना हॉर्स था वो कि, हॉर्स मतलब ये घोड़े वाला हॉर्स नहीं है यहाँ पे, ही वॉज दैट ही कुड नॉट मेक द स्पीच, बेसिकली जब गला वाला काफी ब्लॉक हो जाता ना, सूज जाता, उसकी बात हो रही, खुरदरी आवाज के लिए। ठीक है, कि भैया ही कुड नॉट, दैट ही कुड नॉट मेक द स्पीच, वो स्पीच नहीं दे पाया।
अच्छा जी, कैसे करेंगे? अब इसके अंदर आपको ही वॉज, अब फिर से वही बात, लिंकिंग वर्ब आ रही है। अब लिंकिंग वर्ब के केस में तो वो कर नहीं सकते कि पार्शियल इन्वर्जन करूंगा, डिड वगैरह लगाऊंगा, पूरी उठा के रखनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं। तो यहाँ पे ही वॉज की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा वॉज ही। ठीक है। अब ये वाला वैसे तो एडजेक्टिव है यहाँ पर, लेकिन सो एडवर्ब है ना, ये स्ट्रक्चर वैसा है जो इसके लिए ही आ रहा है। ठीक, तो ऐसे मत सोचना सो के साथ सर एडवर्ब आएगी तभी लगता है ना, ऐसे एडजेक्टिव आ जाए तो भी लगेगा इन्वर्जन। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर से मतलब है, उसके मीनिंग से मतलब है। नॉट ओनली वी लॉस्ट, नॉट ओनली वी लॉस्ट वट वी हैड ऑन आर डिस्पोजल, बट वी ऑल्सो लॉस्ट आर पेशेंस। ना सिर्फ हमने खो दिए जो हमारे पास था, बल्कि हमारे पेशेंस भी चले गए। अब फिर से वही नॉट ओनली की वजह से इन्वर्जन लगाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? नॉट ओनली डिड वी लूज, ध्यान रखिएगा LOOSC मत लिख दीजिएगा, वो वाला लूज होता है बेसिकली एडजेक्टिव, है ना। आपको यहाँ पे वर्ब चाहिए, LOOSC ढीला, वो एडजेक्टिव होता है। खो देना के लिए LOSE चलता है। वर्ब लगानी है आपको यहाँ पे, कहीं वो वाला लिख दो आप, जैसे ये है ना, ये होती है वर्ब। ठीक है। और अगर मैं बात करूं LOOSC की ढीला, ये एक एडजेक्टिव होता है, और एक होता है LOSS लॉस, नुकसान, वो नाउन होता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, जहां जिसकी जरूरत हो एडजेक्टिव चाहिए तो ये लगेगा, नाउन चाहिए तो ये लगेगा, वर्ब चाहिए तो ये उसकी फॉर्म में ये लगेगा। थोड़ा सोचना समझना है ना। इनको करके दिखाओ। अंकुर भाई, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से कोर्स को करो, बीच में आओगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़िए, आधे से ज्यादा कोर्स हो गया है, बीच में धमकोगे तो कैसे आएगा समझ में? हाँ जी। ओनली बाय वर्किंग हार्ड यू कैन सक्सीड इन दिस एग्जाम, सिर्फ मेहनत करके ही सक्सीड कर सकते हो तुम इस एग्जाम में। नो मैटर, अब ये स्ट्रक्चर आपने शायद सुना हो, इन्वर्जन से थोड़ा सा रिलेशन है इस सब्जेक्ट, मतलब इस टॉपिक, मतलब इस सेंटेंस का मैंने डाल दिया है क्योंकि हल्का फुल्का रिलेशन था। ये टाइप आप, ये मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने कभी कभी सुना होगा आपने, कि नो मैटर, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी भी मेहनत कर ले, ही विल नॉट सक्सीड। नो मैटर, नो मैटर हाउ अर्ली यू कम, नो मैटर हाउ अर्ली यू कम, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तू कितनी जल्दी आके देख ले, देर विल बी अ लाइन ऑफ एटलीस्ट 100 पीपल, 100 लोगों की लाइन तुझे लगी ही दिखेगी। ये वाले टाइप का स्ट्रक्चर आपने देखा है। नो मैटर, नो मैटर हाउ लेस यू ईट, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कम खाए तू, है, यू विल नॉट गेट थिन, या यू विल नॉट लूज वेट। आ रही बात समझ में? तो ये वाला स्ट्रक्चर आपने कहीं ना कहीं रीडिंग के दौरान जरूर सुना होगा। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, चाहे कितनी भी ट्राई कर ले, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज। अब इसमें ये पहले लिख रहे हैं पर नो मैटर हाउ हार्ड, एडवर्ब शुरू में लिख रहे हैं, ये कोई इन्वर्जन नहीं है। नो मैटर हाउ हार्ड डिड डज ही ट्राई मत लिख देना, नो मैटर हाउ अर्ली यू कम, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है ना। इसमें इन्वर्जन नहीं लगाना, इन्वर्जन नहीं लगाना है इसमें, बस एडवर्ब शुरू में आ रही है इसलिए कह सकते हो कि हल्का फुल्का इन्वर्जन से रिलेशन है। और दूसरी बात इसमें यह भी सीखने को मिली कि हर बार एडवर्ब शुरू में आए तो इन्वर्जन नहीं लगता, है ना। बस इसलिए डाला मैंने सेंटेंस इसके अंदर। दे कांट हार्डली बिलीव,
दे कांट हार्डली बिलीव दैट आर्टिकल 370 इज नो लॉन्गर वैलिड इन जम्मू कश्मीर। अब पहली बात तो ये कि हार्डली अगर सेंटेंस के शुरू में आए तब लगता है इन्वर्जन, अगर ऐसे बीच में आए तो इन्वर्जन वगैरह मत लगाने लग जाना, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर एरर नहीं है, इसके अंदर कुछ और एरर है। बताओ जरा क्या एरर है, इसके अंदर कुछ और एरर है, बताओ जरा क्या एरर है। हार्डली नेगेटिव के लिए आता है। आई हार्डली गो देयर का मतलब क्या है, मैं वहां ना के बराबर जाता हूं। आई हार्डली नो यू, मैं तुझे ना के बराबर जानता हूं। अरे जब ये ऑटोमेटिकली खुद ही नेगेटिव है तो नॉट क्यों लगा रहे हो उसके साथ। हाँ जी, तो यहां पे आई कांट हार्डली बिलीव नहीं, आई कैन हार्डली बिलीव होना चाहिए था। आ रही है कुछ बात समझ में। इन दोनों का इन्वर्जन टॉपिक से रिलेशन नहीं है, लेकिन यहां पे डाल लें, ठीक। एडवर्ब से तो रिलेशन है, हार्डली एडवर्ब से तो रिलेशन है, ऐसी इसमें एडवर्ब पहली आ रही तो एडवर्ब से तो रिलेशन है। इनको करके दिखाओ जरा। हाँ जी, नो सूनर डिड दिस आइडिया एंटर हिज हेड। बेसिकली ये आइडिया उसके दिमाग में आया ही था जब उसने कन्विक्शन मतलब उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करो। नो सूनर हैज द आइडिया एंटर, हैज के साथ V1 गलत हो गया, ठीक है। आइडिया के साथ प्लूरल वर्ब गलत हो गया। नो सूनर डज दिस आइडिया एंटर, जबरदस्ती का टेंस क्यों चेंज करूं, आगे भी पास्ट ही लगा हुआ है। जबरदस्ती का टेंस क्यों चेंज करूं, इसमें इन्वर्जन भी हो रखा है, टेंस भी ठीक है, यानी कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। हार्डली वी हैड बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। हम ट्रेन में चढ़े ही थे जब वो चलनी शुरू हो गई, ठीक है। तो यहां पे चढ़े ही थे ट्रेन में हम जब वो चलनी शुरू हो गई, तो यहां पे इन्वर्जन लगाना था, हार्डली शुरू के अंदर लिखा हुआ है, तो हार्डली हैड भी से बनाना पड़ेगा। किसमें हार्डली हैड भी। क्लियर हो गया जी। अब एक बच्चा बावला हो गया, 5 नंबर रिपीट कर दो। बहुत 5 नंबर बच्चा ना समझ में आने का रीजन ही है कि वो ग्रामर की बात नहीं है, रीडिंग करेगा तो आएगी। ये सेंटेंस जिंदगी में पहले सुने होंगे। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, नो मैटर हाउ अर्ली यू कम, नो मैटर हाउ फास्ट यू रन, यू विल नॉट कैच द ट्रेन। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी तेज भागे वो। आ रही बात समझ में। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, नो मैटर हाउ फास्ट यू रन, नो मैटर हाउ लेस यू ईट। ये स्ट्रक्चर है, रीडिंग से आएंगे ये। बस ये यहाँ क्यों डाला मैंने, क्योंकि भैया एडवर्ब सेंटेंस के मतलब एडवर्ब सब्जेक्ट से पहले जा रही है, सिर्फ इसलिए डाला, और इसमें इन्वर्जन नहीं लगता है, ठीक। इनको करके दिखाओ जरा। श्यामा डज नॉट लाफ नॉर शी स्माइल्स। श्यामा हंसती नहीं है, श्यामा हंसती नहीं है और ना ही वो स्माइल करती। लाफ होता थोड़ा दांत फाड़ के हंसना, स्माइल मतलब ऐसे, बस ये। ना वो दांत फाड़ के हंसती है ना वो नॉर्मल हंसती है। तो अब वही बात मतलब उसी सब्जेक्ट के लिए रिपीट करना है यहाँ पे आपको दोबारा। तो इसमें आप शॉर्ट में लिख सकते थे आप इसको,
तो यहां पे नॉर डज शी स्माइल आपको कर देना चाहिए, नॉर डज शी स्माइल। डज आ गया तो आगे बेस फॉर्म आएगी ना। नेक्स्ट पर, ही डिड नॉट नो द आंसर, उसको आंसर नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अब नीदर या नॉर और डिड प्लस आए, कहां पे आ रहा है, इसमें आ रहा है। बोलो जी, क्लियर हो गया इतना? प्रीवियस ईयर सवाल भी कर लिए हमने इसके। आ जाइए, अब जब आपको मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा ना, तो एडवर्ब चैप्टर के साथ ही होंगे इन्वर्जन के। एडवर्ब चैप्टर के मतलब आप ये सोचो कि आज एडवर्ब चैप्टर, अभी इस क्षण पे एडवर्ब चैप्टर खत्म हुआ आपका, ठीक है? क्योंकि इन्वर्जन कह लो कि एडवर्ब का हिस्सा मान लो आप, अलग चैप्टर मत मानो, अलग चैप्टर का इसका लेवल भी नहीं है, ठीक है? छुटका सा टॉपिक है, तो इसको आप एडवर्ब का हिस्सा मानेंगे, और जो आपको प्रैक्टिस क्लास मिलेगी उसमें एडवर्ब और इन्वर्जन के क्वेश्चन साथ होंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक और है, बस आज टाइम बच रहा है कह लो, इसलिए यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है? सिर्फ यहाँ पे इसका ऐसा नहीं है कि कोई एडवर्ब चैप्टर से रिलेशन है, सिर्फ यहाँ पे आज ये टाइम बचा है हाफ एन आवर का, इसलिए यहाँ पे ये कराया जा रहा है। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आगे मैं किसी और टॉपिक के साथ कोई छोटा टॉपिक देख के, सुपरफ्लुअस टाइप का, क्वेश्चन टैग टाइप का, उसके साथ इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। आज बस ये यहां पर पढ़ा के मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? बस आधा घंटा बचेगा, मुझे पता था कि आज की क्लास में जितना कंटेंट है आधा घंटा बचेगा, इसलिए बस यहां पे पढ़ाया जा रहा है। आओ जरा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को समझते हैं, क्या होता है भैया? कोई नया ही वर्ड है, विचित्र वर्ड है, हमने पहले सुना नहीं, ठीक है? आओ जरा थोड़ा सुनाने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा सेंटेंस देखो जरा, ओपन द डोर, ठीक है? ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, सबको पता है ओपन द डोर का मतलब क्या होता है, दरवाजा खोल दो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें जो ओपन वर्ब लगी हुई है कौन से टेंस में लिखी गई है, इसमें ये जो ओपन वर्ब लिखी गई है ये कौन से टेंस में लिखी गई? हाँ मुझे पता है आप लोगों ने टेंस नहीं पढ़ रखा, मुझे पता है कि आप लोगों ने टेंस नहीं पढ़ रखा, मैं जान रहा हूं अभी, ठीक है? अभी टेंस नहीं पढ़ा है, लेकिन इतनी तो उम्मीद मैं कर सकता हूं, शायद बाकी सारे चैप्टर आपने ना पढ़े हो, टेंस इकलौता ऐसा चैप्टर है जब से आना शुरू हुआ उसके बाद कभी आना बंद नहीं हुआ। पांचवी में अगर आपका टेंस आना शुरू हुआ तो पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इवन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी, चाहे तुमने बीटेक भी करी हो तो भी टेंस आया। टेंस हर क्लास में आया आज तक, ठीक है? और इस क्लास के 95% से ज्यादा बच्चे टेंस नहीं बता सकते। अगर मैं यहाँ पे एक लिख दूं ना सेंटेंस और पूछूं उसका टेंस क्या है, नहीं बता सकते वो। टेंशन मतलब टेंस भी आ जाएगा, उस चैप्टर को भी जब कराऊंगा तो क्लैरिटी आएगी, टेंशन मत लो। लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा टेंस है, हाँ जी कौन सा टेंस है? अरे नितिन भाई कहाँ इरिटेट हो गया यार, तूने रिपीट करने को बोला, मैंने रिपीट कर दिया, बता दिया है। बच्चे अगर वो मेरे से आशा करो, हो मिला बेबी नितिन, अभी बताता हूं, हाँ मेरा बच्चा नहीं आया समझ में, हाँ मैं बाबू अभी बताता हूं मेरे बच्चा, ऐसी टोन मेरे से एक्सपेक्ट करो तो माफी चाहूंगा बच्चा, नहीं दे पाऊंगा मैं। तूने एक रिपीट करने को बोला, मैंने तुझे रिपीट कर दिया, बता दिया, कई चीजें रीडिंग से आती है, मेरी टोन ऐसी है भाई। दूसरी वो लल्लू पच्चू करके पढ़ना है तो माफी चाहूंगा मेरे से नहीं हो पाएगी। और ये अब ये लिख के, पहले इरिटेट नहीं हुआ था मैं, पहले मैं नॉर्मल जैसा हूं वैसे ही बताया था मैंने, ये लिख के तूने इरिटेट कर दिया मुझे। अब यहां पे यार तुम कोई जमाई राजा थोड़ी हो कि माला पहना पहना के तुम थाली लेके ही चलूंगा तुम्हारे आगे, पढ़ा रहा हूं पढ़ ले चुपचाप। ये करके इरिटेट कर दिया तने मेरे को, इतना बढ़िया टॉपिक शुरू कर रहा था, नकली। चलो फिर से एक बार, अच्छा टॉपिक है बच्चे, अच्छे मूड से शुरुआत करते हैं। जनरली ये टॉपिक ना आपको किसी की वीडियोज में मिलता नहीं, ठीक है? बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, ठीक? ध्यान से पढ़ेंगे, कमेंट वगैरह बंद करके। आओ, मैंने क्या कहा, मान लीजिए मैं लिखूं ओपन द डोर, तो ये ओपन द डोर में ये ओपन कौन सी वर्ब है, मतलब कौन से टेंस में लिखी गई है? थोड़ा थोड़ा पांचवी छठी में ऐसे टेंस का चार्ट बनाया होगा टीचर ने,
वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट, विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनेट, इज एम आर प्लस आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर्ब प्लस आई एन जी पास्ट कॉन्टिन्यूस, विल बी शेल बी प्लस आई एन जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कुछ याद आ रहा है? याद होगा वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है ना। और फिर साथ में ये भी याद आ रहा होगा यार, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस तो पता है, पढ़ाया गया था कि हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है ना, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट वगैरह को दिखाता है। क्या ये वाला जो मीनिंग है जो इसमें मैंने दिया, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, क्या ये वाला मीनिंग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस देता है? बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनेट का मीनिंग समझना है। अगर मैं कहूं द वॉचमैन ओपन्स द डोर, ये मीनिंग देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वॉचमैन दरवाजा खोलता है, वॉचमैन दरवाजा खोलता है, यह मीनिंग देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है कि ना। और अगर प्लूरल में कर दूं, वॉचमैन चौकीदार दरवाजा खोलते हैं, ईएन लगा दूंगा तो यहां पे ओपन आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे मीनिंग देने के काम आता है। क्या ऐसा मीनिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे सकता है क्या? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ठीक, पहले आपका पुराना भूत उतारना पड़ेगा नया टॉपिक पढ़ाने से पहले। ऐसे अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, ऐसे ही अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, अगर वह पक्षी हो तो स्विट्जरलैंड उड़ जाए, ये कंडीशनल चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं ना, अगर वो चूहा हो तो ये कर ले, अगर वो प्रधानमंत्री हो तो मैं ये कर दूं, अगर इस टाइप की बातें जो है, अगर वह पक्षी हो तो स्विट्जरलैंड उड़ जाए। ठीक, अब यहां पे आप देख पा रहे हो ही के साथ वर लगा हुआ है। पहली बात तो यहीं पर खच्चे उड़ गए होंगे। ही तो सिंगुलर है, सिंगुलर तो वॉज आना चाहिए, हाँ कि ना। और ये सेंटेंस सही है, ही के साथ वर में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर मैं आपसे पलट के पूछूंगा कौन सा टेंस है ये, फिर मैं आपसे पलट के पूछूं कौन सा टेंस है ये, तुम मुझे बोलोगे सर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है ना, जैसे मान लो लिख दूं ही वॉज अ डॉक्टर, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म होगी तो सर पास्ट इंडेफिनिट हो गया, है ना। नहीं है जी ये पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं लिखूं ही विजिटेड मनाली या ही कॉल्ड मी, कुछ भी लिख लो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मेनली काम होता है पास्ट की घटना जो खत्म हो गई उसको बताना। पास्ट की घटना जो खत्म होगी उसको बताना। मैं मनाली गया था, मैंने उसको कॉल किया था, मैंने खाना खाया था। पास्ट की घटना जो पास्ट में खत्म हो गई उसको बताने का काम करता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या ये काम पास्ट इंडेफिनिट करता है? क्या ये काम पास्ट इंडेफिनिट करता है क्या? अगर वह पक्षी हो, कोई ऐसा टेंस है जो ऐसी बातें करने के काम आता है? नहीं। तो अब आपको मैं समझाना जो चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई, ये जो वर्ब होती हैं, ये जो हमारी वर्ब होती हैं, इनकी हम लिखते हैं वर्ब की फॉर्म, है ना, V1 V2 V3 वगैरह ये सब, ठीक है। वर्ब की फॉर्म से हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, V1 वाला स्ट्रक्चर, V2 वाला स्ट्रक्चर, इज एम आर प्लस ING स्ट्रक्चर, वॉज वर्ब प्लस ING स्ट्रक्चर, हैज ए प्लस V3 स्ट्रक्चर, हाँ कि ना। हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक। वर्ब की फॉर्म से हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको टेंस कहते हैं। वर्ब की फॉर्म से हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम टेंस कहते हैं, हाँ कि ना। और उसी टेंस को देखकर हमें पता चलता है कि वो एक्शन किस टाइम पर हो रहा है। मेरी कुछ बात आई समझ में? वर्ब की फॉर्म से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको टेंस कहते हैं और उसी टेंस से हमें टाइम का पता चलता है। मेरी बात समझना कैसे? मैं 3 सेंटेंसेस अगर आपको बोल लूं, लिखने की भी जरूरत नहीं, बोलने से ही पता चल जाएगा। अगर मैं लिखूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, दूसरा बोलूं आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तीसरा बोलूं आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे बताओ जरा, क्या आपको एम प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, विल बी प्लेइंग से पता नहीं चल रहा कि एक्शन कब हो रहा है? जैसे मैंने लिखा आई एम प्लेइंग तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई वॉज प्लेइंग मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई विल बी प्लेइंग मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, सबको पता चल रहा है? अरे हाँ कि ना।
जैसे ही आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यूज करते हो तो आपको टाइम का पता चल जाता है। हाँ कि ना? अरे बोलो। आपने वर्ब की फॉर्म से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया जिसको टेंस कहते हैं। अलग अलग ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, वर्ब की पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म, विल शेल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, इज एम आर प्लस आईएनजी, वॉज वर प्लस में आईएनजी, विल बी शेल बी प्लस आईएनजी, हैज ए प्लस वी3, ये क्या है? ये टेंस है। और टेंस क्यों बनाए गए? ताकि पढ़ने सुनने वाले को फटाक से पता चल जाए कि एक्शन कब हो। इतना ये बात क्लियर है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जो टेंस नहीं दे पाता। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उनमें ऐसे मीनिंग हमें यूज मतलब ऐसे मीनिंग होते हैं, उनके लिए ऐसे सेंटेंसेस यूज करने पड़ते हैं जो टेंस के बस के नहीं है। उनके लिए ग्रामर में एक चीज बनाई गई है जिसको बोलते हैं मूड। ये वो वाला मूड नहीं है, ठीक है, जो कुछ लोग शाम को बना लेते हैं, वो वाला मूड नहीं है ये। एक ग्रामेटिकल टर्म है मूड, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के मूड होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के मूड होते हैं, ठीक। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। जैसे एक है जी इंपैरेटिव मूड। ये जो ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, गो देयर, टीच हिम, हेल्प हिम, ये वाले जो मीनिंग है ये टेंस के बस के नहीं है। ये कोई टेंस नहीं है। अगर कोई पूछे ओपन द डोर में जो ओपन वर्ब लिखी है कौन से टेंस में है, तो उसको जवाब दो ये किसी टेंस में है ही नहीं, ये इंपैरेटिव मूड में लिखी गई है। मैं जानता हूं क्लास के 99% बच्चों के लिए ये चीज नई है। मैं जानता हूं क्लास के 99% बच्चों के लिए ये चीज नई है, उन्होंने कभी नहीं सुन रखी ये वाली बात। लेकिन क्या करूं, सुनानी तो पड़ेगी ना। अगर जो आपको आता है सारा वही का वही पढ़ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा। एक एक मिनट में आया भाई। हाँ जी, तो मेरी ये बात समझ में आई। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने कहा भैया कि वर्ब की फॉर्म से हम कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनसे टेंस बनता है, और टेंस से हम टाइम का पता करते हैं। लेकिन दुनिया में इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़ रखी। कुछ ऐसे मीनिंग देने होते हैं, कुछ ऐसे मीनिंग देने होते हैं जिनके लिए कुछ अलग स्ट्रक्चर यूज करने पड़ते हैं जो इस 12 टेंस के बस के नहीं है, जो इन 12 टेंसेस के बस के नहीं है। उनके लिए बनाए गए मूड। जैसे एक का मैंने आपको एग्जांपल दिया इंपैरेटिव मूड, एक का मैंने आपको एग्जांपल दिया इंपैरेटिव मूड। ये जो ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं ये इंपैरेटिव मूड में होते हैं। ये कोई टेंस नहीं है, ये कोई टेंस नहीं है। अगर कोई पूछे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्या है, उसको बोलो कोई टेंस नहीं है, ये इंपैरेटिव मूड में लिखी गई वर्ब है। सेम ऐसी ये जो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं, अगर वह चीता होता, शेर होता, घोड़ा होता, ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, ये वाले सेंटेंसेस किसी टेंस के बस के नहीं है। ये मीनिंग कोई टेंस नहीं दे सकता। इसलिए आपको यहां पे पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाना पड़ता है। इसको बोलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड, और ये आपको पढ़ाऊंगा मैं कंडीशनल चैप्टर में। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अगर कोई आपसे पूछे कि ये वर्ब कोई पास्ट इंडेफिनिट है क्या, तुम बोलोगे नहीं, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। और ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशनल चैप्टर में। आज ये टॉपिक नहीं है अपना। आज खाली इन दोनों सेंटेंसेस से मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने लिखा क्यों, आज ना मुझे ये पढ़ाना ना मुझे ये पढ़ाना, इस पे तो खैर कोई सवाल ही नहीं आते, ये तो खाली लिखा है मैंने, इस पे कोई सवाल नहीं बनते। फिर ये लिखे क्यों सर? आज का हमारा टॉपिक तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव था, ये आपने इंपैरेटिव मूड और पास्ट सब्जेक्टिव मूड ये सब क्यों लिखा है? ये सब मैंने आपको लिखा है आपके थोड़े ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि हमेशा जो V1 है, हमेशा जो V1 है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता, हमेशा जो V2 है वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता। और ये वाले एग्जाम्पल भले ही आपको इनके बारे में कुछ ना आता हो, लेकिन आपने सुने जरूर हैं जिंदगी में। ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, गो देयर, हेल्प हिम, टीच हिम, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट वाले सुने जरूर हैं। और ऐसी इमेजिनेशन वाले आपको चाहे धेला ना पता हो इसके बारे में, लेकिन ये सेंटेंसेस आपने कहीं ना कहीं सुने जरूर हैं। अगर वो शेर होता ऐसा होता, अगर वो प्रधानमंत्री होता तो ऐसा कर देता,
अगर मेरे पास $10 मिलियन हो तो ये कर दूं, इस टाइप के सेंटेंसेस सुने जरूर हैं आपने। तो भैया समझो कि ये वाले जो मीनिंग है, ये वाले जो मीनिंग है, ये मीनिंग टेंस के बस के नहीं है, ये मीनिंग टेंस के बस के नहीं है। क्लियर हुई इतनी बात? अब एक भाई को इतने तकड़े टॉपिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, सर वहां कोल्ड नहीं हो रहा है क्या, आप शर्ट पहन के कैसे पढ़ा रहे हो? भैया बात ऐसी है कि इस रूम के अंदर ना ऊपर, अगर मैं इसको ट्यूबलाइट के वे में कन्वर्ट करूं, दूसरे पैनल लगे हुए हैं, अगर मैं इनको ट्यूबलाइट के वे में कन्वर्ट करूं तो आप सोचिए कि 15 ट्यूबलाइट लगी हुई हैं, 40-40 वॉट की 15 ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं ऊपर, जिनके कारण सर्दी लगना तो छोड़िए, अभी गर्मी लग रही, मुझे पसीना आने को हो रहा है, इतनी हीट क्रिएट हो रखी है इस रूम के अंदर। ठीक है, तो इस पे ध्यान दे लो वापस। चलो, तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि भैया वर्ब की जो फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म से टेंस बनता है, टेंस से टाइम बनता है, लेकिन कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जो टेंस से नहीं दिए जा सकते, इसलिए उनके लिए मूड बनाया गया, और उसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। इस पे तो कोई एरर आता ही नहीं है, इस वाले जो सवाल हैं वो अपन कंडीशनल चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। ठीक है, ये क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कहां लगाया जाता है, आइए इस पर आते हैं। आप कह सकते हो कि ये इंपैरेटिव का ही एक छोटा भाई है, इंपैरेटिव का ही छोटा भाई है। इंपैरेटिव कहां लगाते हैं? इंपैरेटिव लगाते हैं ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करने के लिए, इंपैरेटिव लगाते हैं ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करने के लिए, दरवाजा खोल दो, यहां चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, इस टाइप वाले, है ना। ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करने के लिए डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट होता है, यानी जिस आदमी से काम कराना उसी को कहते हो, बंदा खड़ा है, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। ठीक है, टीच हिम, इसको पढ़ाओ, हेल्प हिम, इसकी मदद करो। आ रही है मेरी बात समझ में? ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करना, जिसको करना उसी को कह रहे होते हो डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट, इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट। क्लियर हो इतनी बात? आइए जरा, लेकिन ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट डिमांड ये सब करने के काम आता है। अब इनडायरेक्ट क्यों कह रहा हूं, आओ समझाता हूं। एक बार इस सेंटेंस को देखो और इसका मीनिंग सोचने की कोशिश करो, इस सेंटेंस को देखो और सोचो कि इसका मीनिंग क्या है। एक बार एक करना ट्राई, क्या कहना चाहता है यहां पे ये? हाँ जी, देखो, ये 3 चीजें मान लो मैंने लिखी, सेंटेंस नंबर 1, 2 और 3, तीनों में थोड़ा देखने समझने की कोशिश करो, कुछ मीनिंग में फर्क आ रहा है क्या? कुछ मीनिंग में फर्क आ रहा है? सोचो एक बार दोबारा, थोड़ा दिमाग चलेगा। इधर वाला जो पोर्शन है, एवरीबडी कम्स ऑन टाइम, मतलब इस सेंटेंस के साथ ऑब्वियसली एक तो अकेला लिखे एवरीबडी कम्स ऑन टाइम, एक लिखे कम ऑन टाइम, और एक मैंने लिख दिया बॉस वांट्स दैट एवरीबडी कम्स ऑन टाइम। इनमें कोई मीनिंग में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? सारा मीनिंग का ही गेम है, सारा मीनिंग का ही गेम है। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ पर्टिकुलर मीनिंग ऐसे होते हैं जो टेंस नहीं दे पाता, उन मीनिंग को देने के लिए मूड बनाया हुआ है ना। तो वो कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा कि क्या मीनिंग देना हो तब उसको लगाते हैं। आओ समझा दूं, इधर देखो, जब आपने लिखा एवरीबडी कम्स ऑन टाइम, तो यहां पे ये कम्स क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसका मतलब है हर कोई समय पर आता है।
एवरीबडी कम्स ऑन टाइम, हर कोई समय पर आता है। ये मैंने लिखा कम ऑन टाइम, ये है आपका इंपैरेटिव वाला, समय पे आओ, कम ऑन टाइम, टाइम पे आओ। कोई ऑर्डर दे रहा है, हाँ कि ना, कोई ऑर्डर दे रहा है, ये कोई टेंस नहीं है, ये इंपैरेटिव मूड है, ये इंपैरेटिव मूड है। क्लियर हुआ? अब तीसरा वेरिएंट देखो, बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पे आए, बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पे आए। ये ना तो ये चीज है ना ही ये चीज है, समझने की कोशिश करना। बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पे आए, अगर आप इसको ये वाला लिख दोगे ना, एवरीबडी कम्स ऑन टाइम, एरर मैं बता देता हूं इसके अंदर आपको, एरर ये है कि कम्स कट के यहां कम होगा। अब आपका दिमाग घूम जाएगा, सर एवरीबडी के साथ तो वर्ब सिंगुलर आती है ना, एवरीबडी के साथ तो वर्ब सिंगुलर आती है ना, हाँ सिंगुलर आती, कब आती है? जब वो टेंस में लिखी हो। ये टेंस है ही नहीं, ये मूड है। और यही आपका आज का टॉपिक है जिसका नाम है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। टेंशन मतलब पहला सेंटेंस है, शायद ना समझ में आए, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, पांचवें में आएगा, आएगा, तसल्ली रखना। अभी मैं आपको इन 3 सेंटेंसेस से सिखाना बताना चाह रहा हूं कि भैया क्या होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव, कहां लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, समझना। इस वाक्य का अर्थ है, जब आपको एक नॉर्मल स्टेटमेंट देनी है और ऐसा होता है, तब आप लिखते हो प्रेजेंट, मतलब टेंस लगा के लिख सकते हो। ये मीनिंग टेंस दे सकता है, हर कोई समय पर आता है। किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देना है आपको, जिसको कहा जा रहा है उसी को डायरेक्ट कह रहे हो आप, कम ऑन टाइम, टाइम पे आओ, आप ऐसे बोल लोगे। अब आपको ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करना, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहना। जो बंदा कह रहा है और जिस बंदे से करवाना है सीधा उसको नहीं कह रहा, वो घुमा के कोई और बता रहा है। बॉस ऐसा चाहता था, सेक्रेटरी आया, सेक्रेटरी ने बोला सबको, बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पे आए, बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पे आए। बॉस खुद नहीं उठा, उसने नहीं बोला, और जिसको बोलना है उसको नहीं बोला, नॉर्मली कहा है कि बॉस चाहता है हर कोई टाइम पे आए। इस सेंटेंस का मतलब है कि हर कोई टाइम पे आता है, और इसका मतलब है टाइम पे आओ, डायरेक्ट। और ये है इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट सजेशन डिमांड। बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पे आए, ये जो मीनिंग है ना भैया, बॉस चाहता है कि ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं कि वो ऐसा करे, ये वाले मीनिंग टेंस के बस के नहीं है। इनके लिए बनाया गया है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करने के काम आता है, और इसमें वर्ब की बेस फॉर्म आती है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है ना, ऐसे इसमें भी हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, मेल है, फीमेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंशन मत लो, पहला सेंटेंस है, शायद 5% समझ में आया होगा, आगे पढ़ेंगे 10, 15, 20 बढ़ता चलेगा, देखना। प्रेजेंट सब्जेक्टिव का काम है इनडायरेक्ट सजेशन, प्रेयर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, डिमांड, ये सब दिखाना। इसकी पहचान क्या, देखो ये वाले वर्ड है, इट इज इंपैरेटिव। इंपैरेटिव का मतलब है ये तो मैंडेटरी है, ये चीज इंपैरेटिव है, ये चीज तो मैंडेटरी है कि ऐसा हो, ये सलाह दी जाती कि ऐसा हो, ये सलाह दी जाती कि ऐसा हो, ये डिमांड किया जाता है कि ऐसा हो, ये जरूरी है कि ऐसा हो, ये जरूरी है कि ऐसा हो, ये चीज रिक्वायर्ड है कि ऐसा हो। अब इन सब के बाद सेंटेंस ऐसा स्ट्रक्चर, इन वर्ब के बाद जनरली स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि ऐसा किया जाए, ऐसा हो। ये पहचान होते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की। और अच्छा समझ में आएगा एग्जांपल्स से। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप तसल्ली से एक बार, मैं तो करा ही दूंगा, लेकिन खुद से अगर सोच पाए ना, अच्छा इसका ये मीनिंग है, ये तो इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट हो रही है, इसलिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव लगेगा, खुद से सोच पाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो कराऊंगा ही, एक ट्राई आप करो।
वो वाला थोड़ा कम समझ में आ रहा तो यहां से शुरू कर लो, ये भी कम समझ में आ रहा तो यहां से शुरू कर लो, कहीं से शुरू करो तुम। एक बार इन सेंटेंसेस के खाली तुम मीनिंग सोच लो, बाकी तो आसान है मामला, सारा गेम मीनिंग का ही है, सारा गेम मीनिंग का ही है। हाँ जी, इट इज मैंडेटरी, ये चीज मैंडेटरी है, मतलब ये चीज तो रूल है कि तुम्हारा बेटा स्कूल यूनिफॉर्म में आए। अभी जो लिखा हुआ ना, अभी जो लिखा हुआ है, योर सन कम्स इन स्कूल यूनिफॉर्म, कम्स अगर कर रहे हो, ये जो एस एस लगा देना है वर्ब की पहली फॉर्म में, ये टेंस में ही संभव है, मूड में तो संभव है नहीं, मूड में तो वर्ब की बेस फॉर्म आती सीधी, हाँ कि ना। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड अगर होता तो उसमें तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ये एस लगा रखा है, यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाया, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, यानी सेंटेंस का मतलब है कि तुम्हारा बेटा स्कूल यूनिफॉर्म में आता है, ये मीनिंग दे रखा है। तो अगर पहले से ही आता है वो स्कूल यूनिफॉर्म में, तो फिर ये ज्ञान देने की जरूरत क्या है। ये सेंटेंस कोई तभी बोलेगा ना जब वो नहीं आ रहा होगा। एक बच्चा है स्कूल यूनिफॉर्म में आ नहीं रहा, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, जी देखो ऐसे नहीं चलेगा, ये चीज मैंडेटरी है, ये चीज मैंडेटरी है कि आपका बेटा स्कूल यूनिफॉर्म में आए। ये सेंटेंस तभी बोला जाएगा ना जब वो नहीं आ रहा होगा, है ना। और ये जो मीनिंग देना है, ये मैंडेटरी है कि ऐसा हो, ये मैंडेटरी कि ऐसा किया जाए, मैं चाहता हूं कि ऐसा किया जाए, मैं चाहता हूं कि वो ऐसा करे, ये मीनिंग टेंस के बस का नहीं है। इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगता है, और इसके अंदर आती है हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस फॉर्म क्या होती है, जनरली वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली। कैसे चलते हैं इसकी फॉर्म, कम कम्स पहली होती है, केम सेकंड हो गई, है ना, कम केम कम कम फिर से थर्ड हो गई, कमिंग आईएनजी फॉर्म हो गई। वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली, जनरली वही वर्ब की बेस फॉर्म होती है, यानी जिससे बाकी फॉर्म निकली है, वर्ब की बेसिक फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, ये आएगा। ये सलाह दी जाती है, ये सलाह दी जाती है कि सबके सब स्टूडेंट्स नोट्स को रिवाइज करें, ये सलाह दी जाती है कि नोट्स को रिवाइज करें। अभी जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स रिवाइज्ड द नोट्स, पास्ट इंडेफिनिट लगा रखा है, सबके सब स्टूडेंट्स ने नोट्स रिवाइज किए थे, अगर कर ही लिए थे, अगर उन्होंने नोट्स रिवाइज कर ही लिए थे, तो क्यों कोई सलाह देगा, क्यों सलाह देगा कोई। अरे ये सेंटेंस तभी पॉसिबल है ना जब उन्होंने रिवाइज ना की हो। ऐसी सलाह दी जाती है, ऐसी सलाह दी जाती है कि सबके सब स्टूडेंट्स नोट्स को रिवाइज करें, और ये करें वाला मीनिंग टेंस के बस का है नहीं, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा रिवाइज। आई बात समझ में। इफ वी वांट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम, अब कोई टीम लीडर है, बॉस है, वो कह रहा है अगर हम भाई चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो, अगर हम सब चाहते हैं ना कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो, तो ये जरूरी है, ये जरूरी है कि हर कोई अपना काम एफिशिएंटली करे। अभी जो लिखा हुआ है, हर कोई अपना काम एफिशिएंटली करता है, ये लिखा हुआ है, अगर करता ही है तो फिर ये ज्ञान देने की जरूरत पड़ती, नहीं कर रहे होंगे तभी तो लिखा है ये। तो यहां पे आपको हर कोई अपना काम करे एफिशिएंटली, ये मीनिंग आता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से, यानी यहां पे डू लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, ये वाले मीनिंग में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी होती है, जनरली वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली। क्लियर हुआ। अब बहुत सारे बच्चों को अजीब लग रहा, सर सन तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ये लगा दिया है, एवरीवन के साथ तो सर सिंगुलर वाल बानी थी। यही दिक सबसे बढ़िया आंसर यही है, सबसे बढ़िया आंसर यही है, लेकिन यही दिक्कत और देशों में भी हुई, क्योंकि सारी तो इंग्लिश उन्होंने ये पढ़ी, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ऐसे अचानक से तुम उनके साथ में ये रख दो। अब अंग्रेज तो दिन रात ये बोलते हैं, उनको तो दिक्कत नहीं है, बाहर के देशों में तो बच्चों को बहुत दिक्कत आई, तो उसकी उन्होंने एक लीपा पोथी दे दी कि अच्छा बेटू ये समझ में नहीं आ पा रहा, तो एक काम कर, यहाँ पे ना शुड डू भी ठीक होता है, एक मॉडल लगा दिया, मॉडल के बाद तो बेस फॉर्म पहले से पढ़ते आए हैं हर कोई,
तो ये वाला उनको, हाँ ये ठीक है, एवरीबडी शुड डू, हर किसी को अपना काम एफिशिएंटली करना चाहिए। ये वाला लगाते ही वो, हाँ हाँ ये ठीक है गुल्लू जी। अरे भैया ये मीनिंग का सत्यानाश करा, चल जाएगा चल जाएगा, ये लीपा पोथी है, असली आंसर तो देखो यही है, छोटा है, कंसाइज है, बेहतर मीनिंग है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही फिर से भाई, कम नहीं आ रहा समझ में, तो शुड कम बोल दिया बच्चे को। सबसे बढ़िया ये, चल जाएगा, ये लीपा पोथी है। ऐसे रिवाइज नहीं आ रहा समझ में, शुड रिवाइज लिख दो, चल जाएगा ये वाला भी, लेकिन ये सबसे बढ़िया, ये लीपा पोथी है। क्लियर हुआ? अभी मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्लास को ये 70% के आसपास टॉपिक समझ में आ गया होगा। टेंशन मतलब कि और बहुत स्लाइड है, इनको कर दो, तुम खुद बोलोगे अरे सर आ गया समझ में, बस करो इसको। सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हो कि नहीं? भाई मैं ऑफलाइन कहीं नहीं पढ़ाता हूँ, आ जाओ। आई वॉन्ट दैट शी टॉक्स टू मी इन अ डिसेंट मैनर, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे डिसेंट मैनर में बात करे। हैं, कोई सताया हुआ बेचारा पति है, बीवी पलट पलट के बड़े खुरदरे से जवाब देती है, रूखे रूखे जवाब देती है, हैं, सीधी सीधी भाषा में जवाब ही नहीं देती। तो मैं चाहता हूं कि वो मुझसे डिसेंट मैनर में बात करे, करती नहीं है। ये जो लिखा हुआ है शी टॉक्स टू मी, तो इसका मतलब हो जाएगा करती है, वो मुझसे डिसेंट मैनर में बात करती है। करती है तो फिर क्यों इच्छाएं कर रहा बैठ बैठ के? ये तो वही बात होगी कि टीवी लगा हुआ है, टीवी देख रहा है, मैं चाहता हूं कि घर में टीवी हो। बस, तो टीवी होगा तो क्यों इच्छा करेगा कि टीवी है? ये जो तैने लिख रखा है, शी टॉक्स टू मी इन अ डिसेंट मैनर, वो मुझसे डिसेंट मैनर में बात करती है, करती है तो वो क्यों लिखा फिर तूने? इसका मतलब गड़बड़ है। यानी यहाँ पे मीनिंग देना था, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे डिसेंट मैनर में बात करे, और ये मीनिंग टेंस के बस का है नहीं, ये मीनिंग है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बस का। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, वर्ब की बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी, वो बच्चों को कम समझ में आता है, इसलिए एक लीपा पोथी साथ में और है, इसलिए एक लीपा पोथी साथ में और दी गई है, शुड टॉक वाली, लेकिन यही सबसे बढ़िया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं रेस्ट करूं, डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं रेस्ट करूं, ये वाला जो मीनिंग है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से आएगा, जिसके लिए वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अब शायद आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। ये चीज ऑब्वियस है, ये चीज मैंडेटरी है कि तुम्हारे पासपोर्ट पर तुम्हारी फोटो हो। अगर ये लिख दिया पासपोर्ट पर फोटो है, तो फिर ये लिखने की जरूरत क्या है? हाँ जी, एक बंदा आया एयरपोर्ट पे, है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट होगी, पासपोर्ट दिखाना जरूरी है, पासपोर्ट दिखाया, उसमें फोटो पे कुछ मुछ कर रखा बच्चे ने, है ना, बच्चे ने उसने पेन चला दिया, पूरी फोटो बिगाड़ दी या कटिंग कर दी, फोटो ही निकाल दी। वो कह रहा है जी नाम वाम तो लिखा ही हुआ ना। कहते कैसी बात करो, वैसे फोटो ही तो मिलाऊंगा। ये चीज मैंडेटरी है कि तुम्हारे पासपोर्ट पर तुम्हारी फोटो हो, ये मीनिंग देना है। ये लिखा हो इसका उन्हें तो फोटो है, फोटो है तो फिर क्यों लिखेंगे? तो यहाँ पे फोटो हो वाला मीनिंग देना है, तो ये मीनिंग प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड दे पाएगा। बोलो भाई, क्लैरिटी आ गई क्या? अब ये वाले जो है, ये पैसिव पर बेस्ड है,
पैसिव वॉइस कैसे बनता है? इज एम आर प्लस V3 से बनता है, हाँ कि ना? अब पैसिव है तो V3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर सब्जंक्टिव मूड में पैसिव लिखना है तो क्या कर सकते हैं? फिर इज एम आर वॉज वर कुछ नहीं आ पाएगा, सिर्फ बी आ पाएगा। सब्जंक्टिव मूड का अगर प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का अगर प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को पैसिव में लिखना हो, अगर प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को आपको पैसिव के अंदर लिखना हो, हाँ जी, क्या लिख रहा था मैं? हाँ, इंपेरेटिव का पैसिव लिख रहा था। अगर आपको प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को पैसिव में लिखना हो, अगर प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का पैसिव बनाना पड़ जाए, अगर प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का पैसिव बनाना पड़ जाए, तो फिर बी की फॉर्म प्लस V3 लिखते हैं। बी की फॉर्म प्लस V3 का सिंपल यहां पर मतलब है इज एम आर वाज वगैरह नहीं आएगा, सीधा बी ही आएगा, ये कहना चाहता हूं मैं। ठीक है, एक ट्राई करो, फिर आज की छुट्टी। पहली बार समझ में आया ये टॉपिक, इसलिए आप इंग्लिश के भाई गॉड वॉड मत बनाओ, टीचर ही ठीक है। ठीक है, बस हाँ, तो टॉपिक था, मैंने समझा दिया। मेरे पास कोई में से कह लो कि एक कला थी उन बातों को शब्दों में बांध कर डिलीवर करने की, और मेन क्रेडिट आपको है कि थोड़ा हैवी टॉपिक भी आप लोग समझ गए, तो बहुत बढ़िया। आओ, सबके सब वर्कर्स चाहते हैं, सबके सब वर्कर्स ने डिमांड करी थी कि करप्ट मैनेजर को सस्पेंड किया जाए, ये मीनिंग देना है। करप्ट मैनेजर वॉज सस्पेंडेड का तो मतलब हो जाएगा करप्ट मैनेजर सस्पेंडेड था, है ना? अगर मैं कहूं ही वो सस्पेंडेड, तो मतलब क्या जी? मतलब क्या है कि वो सस्पेंडेड था, हाँ कि ना? अरे सस्पेंड ही था, अगर पहले से सस्पेंड था तो फिर डिमांड करने की जरूरत क्या है? उन्होंने डिमांड करी थी कि उसे सस्पेंड किया जाए, ये मीनिंग देना है, तो ये तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। अब मैनेजर तो किसी को सस्पेंड कर नहीं रहा, इसको करा जाना, तो पैसिव चाहिए। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का जो पैसिव होता है वो बनता है बी प्लस V3 से। इज एम आर वाज वगैरह नहीं आते उसमें, आपको यहां पे बी सस्पेंडेड लिखना पड़ेगा। कितना अजीब लग रहा है ना? नहीं पच रहा, इसलिए बच्चों को पचता नहीं, इसलिए ग्रामेरियंस ने कहा कि एक काम करो मुन्ना, ये आपको नहीं आ रहा समझ में, तो ये भी लिख सकते हो, चल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतर है, ये खाली लीपापोथी। उसकी माँ ने प्रार्थना करी, मान लो किसी की बच्ची या किसी का बेटा एक्सपायर हो गया, ठीक है, लड़की है, ठीक, उसकी माँ ने प्रार्थना करी कि उसकी बेटी को वापस जिंदा किया जाए, भगवान के आगे बैठी है, उसकी माँ ने प्रार्थना करी थी कि उसकी बेटी को वापस जिंदा करा जाए। इज रिस्टोर्ड टू लाइफ, तो जिंदा हो गई, वो हो गई, तो फिर प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? तो भैया यहाँ पे
दे प्रपोज दैट अ फ्लाईओवर इज बिल्ट हेयर। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यहाँ एक फ्लाईओवर बनाया जाए। फ्लाईओवर इज बिल्ट तो बन गया फिर फ्लाईओवर, फिर क्यों प्रस्ताव रखते घूम रहे हो? ये तो सेंटेंस तभी हो सकता है ना, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यहाँ एक फ्लाईओवर बनाया जाए। बोलो भैया, आया टॉपिक समझ में? एडवर्ब चैप्टर का मतलब जो प्रैक्टिस क्लास है वो मैं डलवा दूंगा, ठीक है? क्या कह रहा हूं मैं, एडवर्ब और इन्वर्जन के सवाल आपको इकट्ठे ही मिलेंगे, ठीक है? वो इन्वर्जन एडवर्ब का ही पार्ट मान लो आप। ये वाला जो टॉपिक है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, इसका उससे लेना देना नहीं था, छोटा सा टॉपिक, खाली यहाँ टाइम बच गया था इसलिए आपको कराया गया है। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो कोई और छोटा सा टॉपिक, क्वेश्चन टैग या सुपरफ्लोस टाइप का, उसके साथ मिला के आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है? अभी खाली ये समझ लो कि इसको बस आपको आज थ्योरी पढ़ा दी है इसकी, इसके जो और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक? इसके साथ अपना ये कह लो आज एक और चैप्टर, एडवर्ब चैप्टर भी खत्म होता है। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।